गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बुक। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। संविधान बनते समय अलग अलग टास्क थे। अलग अलग टास्क को पूरा करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी। कुछ मेजर कमिटीज थी, कुछ माइनर कमिटीज थी। हम लोग मेजर कमिटीज को देखते हैं। यूनियन पावर्स कमिटीज, चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज, चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमिटीज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरह की कुछ मेजर कमिटीज है, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए हम लोग इसके मेजर कमिटीज को भी उसी तरह आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग कमिटीज। Among all the committees of the Constituent Assembly, the most important committee was the Drafting Committee set up on 29 August 1947। यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमिटीज़ को सेटअप किया गया था। 29 अगस्त 1947 को सेटअप किया गया था ड्राफ्टिंग कमिटीज़ को। इस ड्राफ्टिंग कमिटीज़ का काम था इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मेंबर हैं, कुछ मेंबर के नाम दिए गए हैं। 7 मेंबर है, आप इनको देख लीजिएगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर के.एम. मुंशी जी। इस मेंबर के नाम को आप देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। इनके 6 में है क्या कि एन माधवराव जी जो थे ना, बी.एल. मित्तर जी को रिप्लेस किया था, क्योंकि तबीयत खराब थी तो उसने रिजाइन कर दिया था। चलिए हम लोग देखते हैं। The drafting committees, after taking into consideration the proposal of the various committees, prepared the first draft of the Constitution of India। इस ड्राफ्टिंग कमिटीज ने अलग अलग कमिटीज की प्रपोजल को लिया। पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फरवरी 1948 में पब्लिश हुआ था। उस पे काफ़ी बहस हुई, लोगों के सामने उस ड्राफ्ट को रखा गया, लोगों से बहुत सुझाव, अमेंडमेंट्स मांगे गए। जो पढ़े लिखे लोग थे वो सुझाव दिए, उसके बेसिस पे एक दूसरा ड्राफ्ट बना। उस दूसरे ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया। अक्टूबर 1948 में ड्राफ्टिंग कमिटीज ने लगभग 141 दिन तक बैठकर काम किया। ड्राफ्टिंग कमिटीज के मेंबर कौन कौन थे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Dr. Bhimrao Ambedkar introduced the final draft of the Constitution in the Assembly of 4 November 1948, first reading। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो ड्राफ्टिंग कमिटीज़ थी वो इन्वॉल्व थी। ड्राफ्टिंग कमिटीज़ के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट बनाया, जिसको बोला जाता है फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया और उसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया 4 नवंबर 1948 में फर्स्ट रीडिंग के लिए। उसमें 5 दिन तक रीडिंग चली, यानी 4 नवंबर को रखा गया और 9 नवंबर तक उस पर बातचीत होती रही। फिर बहुत सारे सुझाव आए, फिर सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई। क्लोज बाय क्लोज कंसिडरेशन आप कह सकते हैं। एक एक आर्टिकल को, जो एक आर्टिकल थे उस पर बहस हो रही थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे। सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई 15 नवंबर 1948 को और एंड हुई, मतलब ख़त्म हुई 17 अक्टूबर 1949 को। बहुत सारे अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड किए गए, उसमें से कुछ अमेंडमेंट्स डिस्कस भी हुए, कुछ माने भी गए। फाइनल ड्राफ्ट में फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में कुछ चेंजेस हुए थे। लोग सुझाव दे रहे थे। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में कुछ चेंजेस भी किए जा रहे थे, कुछ चेंजेस हुए। थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई 14 नवंबर 1949 को। फिर फाइनली ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया गया 26 नवंबर 1949 को साइन किया गया। जिस दिन इस ड्राफ्ट कमिटीज पे साइन हो रहे थे उस समय 299 मेंबर ऑफ द असेंबली
मतलब असेंबली में 299 मेंबर थी, उसमें से 284 प्रेजेंट थे। 284 ने इस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया और ये जो 26 नवंबर 1949 है, इसको लिखा गया है कि ये डेट है जिस दिन भारत के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा दिए गए संविधान को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को दिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की इनेक्टमेंट के बाद इनेक्ट किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय के लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने असेंबली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल से आंसर दिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एग्रीमेंट बहुत अच्छी हुआ करती थी। इस बहुत ही अच्छा हुआ करता था डॉक्टर भीमराव जी के एग्रीमेंट, इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माना गया है। ब्रिलियंट राइटर और शेड्यूल कास्ट के लीडर थे। उन्हें कहा जाता है चीफ आर्किटेक्ट। इनको मॉडर्न मेनू भी बोला गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे है क्या कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये इम्पोर्टेंट प्रोविज़न 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए और बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। अब पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करने की बात की गई। पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करने के लिए दिन तय हुआ 26 जनवरी 1930 और 26 जनवरी 1930 को पहली बार फ्री इंडिया का झंडा लहराया। किसने फ्री इंडिया का झंडा किसने लहराया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तब से 26 जनवरी को इम्पोर्टेंट डेट मानी जाने लगी। तब से इंडियन लीडर बोलने लगे कि हम अपनी आज़ादी की डेट 26 जनवरी को तय करेंगे 26 जनवरी को रखेंगे। जब आज़ादी मिली तब अगस्त का महीना था, तो फिर जनवरी तक का वेट नहीं कर सकते थे। जनवरी तक का वेट करना बेवकूफ़ी होता। तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। तो बोला गया कि 26 जनवरी को कुछ करते हैं, कुछ खास करते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, कुछ खास करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाने की जो डेट है वो 26 जनवरी 1950 इस दिन में कंप्लीट फोर्स में आया कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा पूरा संविधान फोर्स में आया था, इनेक्ट हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, इसलिए इनको बोला जाता है रिपब्लिक डे। यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये बोला गया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहेगा, लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मतलब रहेगा, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। किसको? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 को ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये रहेगा। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का कोई प्रोविज़न या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कोई प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के साथ वॉयलेशन में आया अगर, तो इन दोनों के प्रोविज़न ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को चेंज किया या मॉडिफाई किया, सप्लीमेंट किया, तो उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है वही लागू होंगे, इनको मान्य नहीं माना जाएगा। लेकिन जब तक इन दोनों के प्रोविज़न के साथ क्लैश नहीं होती, जब तक ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के साथ क्लैश नहीं होती, तब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मान्य माना जाएगा। यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को कभी रिपील्ड नहीं किया गया, कभी उसको ख़त्म नहीं किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कभी रिपील्ड किया गया।
इसको भी कभी ख़त्म नहीं किया गया, कभी इसको रिपील्ड नहीं किया गया। एक प्रोविज़न था प्राइवी काउंसिल जूरिसडिक्शन एक्ट, इसको पहले ही ख़त्म कर दिया गया था, इसको पहले ही नलीफाई कर दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था, इसको रिवाइव नहीं किया गया, इसको एब्रोगेट कर दिया गया था और इसको फिर बाद में रिवाइव नहीं किया। आज के लिए यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।